आखिर एक औरत के हाथ में थमी हुई किताब से इस देश के हजारों साल के धर्म, परंपरा और संस्कृति को इतना डर क्यों लगा था? क्यों उस दौर के तथाकथित सभ्य समाज को एक महिला का पढ़ना किसी महापाप की तरह क्यों लगा? क्या वजह था कि जब वो महिला अपने घर से निकलती थी तो उस पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंके जाते थे? आज जो लड़कियां और महिलाएं सम्मान के साथ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उसकी दहलीज लांघती हैं, तो क्या उन्हें पता है कि उनकी इस आजादी की कीमत 150 साल पहले एक महिला ने अपने वजूद को दांव पर लगाकर चुकाई थी? आज इस वीडियो में हम उस शख्सियत का हिसाब मांगेंगे जिसे भारत के इतिहास लेखकों ने हाशिए पर धकेल दिया। हम बात करेंगे उस क्रांति ज्योति की जिसने सरस्वती जैसे मिथकों के बीच हाड़ मांस की असली ज्ञान की देवी बनकर इस देश के वंचितों, शूद्रों और महिलाओं की किस्मत बदल दी। उस क्रांतिकारी महिला का नाम था क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। इतिहास गवाह है कि भारत के इतिहासकारों ने हमेशा से उन चेहरों को चमकाया जो महलों में पैदा हुए, लेकिन उन योद्धाओं के साथ बेईमानी की जिन्होंने गलियों और झोपड़ियों से निकलकर व्यवस्था को हिला दिया। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फुले से कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह 2 क्रांतिकारी विचारों का मिलन था। कल्पना कीजिए उस दौर की जहां महिलाओं का पढ़ना वर्जित था। उनके पिता ने जब सावित्री के हाथ में अंग्रेजी की किताब देखी तो उसे फाड़कर फेंक दिया और कहा, तुम्हारी जाति और लिंग को पढ़ने का हक नहीं है। लेकिन सावित्री के भीतर जो आग लग चुकी थी उसे बुझाना मुमकिन नहीं था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, न केवल शिक्षित किया, अक्षरों का ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें एक ऐसी योद्धा बनाया जो आगे चलकर इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। जब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने मिलकर 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिंडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली तो पूरे समाज में भूचाल आ गया था। लोग कहने लगे कि भाई धर्म खतरे में है। आखिर क्यों? क्योंकि एक अछूत और एक महिला उस ज्ञान पर कब्जा कर रही थी जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हजारों साल से अपनी जागीर बना रखा था। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो लोग उन पर गंदगी फेंकते थे। वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थी ताकि गंदी साड़ी उतारकर साफ साड़ी पहनकर बच्चों को पढ़ा सके। उन्होंने पत्थर से गालियां सुनी। समाज ने उन्हें और ज्योतिबा को घर से बेदखल कर दिया, लेकिन वो झुकी नहीं। उनके साथ खड़ी थी फातिमा शेख, जिन्होंने अपने भाई उस्मान शेख के घर में उन्हें पनाह दी और कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा की एक अलख को जगाया। मात्र 4 साल के भीतर उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए। यह कोई मामूली बात नहीं थी, यह उस समय की व्यवस्था के सीने पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी, वे एक प्रखर कवित्री और दार्शनिक भी थी। उनकी कविताओं में जो तर्क और विज्ञान था वो आज की 21वीं सदी की यूनिवर्सिटीज में भी कम मिलता है। वे चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, ज्ञान के बिना इंसान जानवर बन जाता है और इसीलिए खाली मत बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। उन्होंने मनुस्मृति के उस विधान को चुनौती दी थी जो कहता था कि महिला हमेशा पिता, पति या पुत्र के अधीन रहेगी। सावित्रीबाई ने महिला सेवा मंडल बनाया और औरतों को उनके वजूद का एहसास कराया। उन्होंने अन्यायियों की हड़ताल करवाई ताकि विधवा महिलाओं के सिर मुंडवाने की अमानवीय प्रथा को बंद किया जा सके। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह खोला। क्यों? क्योंकि उस दौर में सामंती पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं का यौन शोषण करता था और जब वे गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज के डर से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती थी। सावित्रीबाई ने उन महिलाओं से कहा, अपने बच्चों को मत मारो, उन्हें हमें दे दो, हम पालेंगे। उन्होंने खुद एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत को गोद लिया और उसे डॉक्टर बनाया। आज के दौर में जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर चंदा मांगते हैं, उन्हें सावित्रीबाई फुले के उस कुएं की कहानी सुनानी चाहिए। उस दौर में जब दलितों और पिछड़ों को सार्वजनिक कुओं से पानी पीने पर मौत की सजा दी जाती थी, सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने अपने घर का हौद खोल दिया और कहा, आओ, यहां कोई जाति नहीं है, यहां सिर्फ इंसानियत है। यह था असली सामाजिक न्याय। लेकिन आज अफसोस होता है कि 150 साल बाद भी हम जाति के दलदल में फंसे हैं। आज भी 33% महिला आरक्षण के नाम पर कोटा विद इन कोटा को रोका जाता है। सावित्रीबाई होती तो आज की सत्ता से सवाल पूछती कि तुमने शिक्षा का निजीकरण करके उसे फिर से गरीबों की पहुंच से दूर क्यों कर दिया?
वो पूछती है कि आज भी महिलाओं के श्रम का मूल्य पुरुषों के बराबर क्यों नहीं है। सावित्रीबाई फूले का संघर्ष केवल जीवन तक नहीं, उनकी मृत्यु तक एक मिसाल था। 1897 में जब पुणे में प्लेग की महामारी फैली तो 66 साल की बुजुर्ग सावित्रीबाई डरी नहीं, वे खुद प्लेग पीड़ितों की सेवा करने निकल पड़ी। एक अछूत बच्चे को जिसे प्लेग था उन्होंने अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया और इसी दौरान वे खुद इस महामारी की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने आखिरी सांस ली। वो मरते दम तक लड़ती रही, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ और गैर बराबरी के खिलाफ। इतिहास लिखने वालों ने उनके साथ गद्दारी की, उन्हें राष्ट्र नायकों की कतार में पीछे खड़ा किया, लेकिन सावित्रीबाई फूले किसी इतिहास की मोहताज नहीं है। वे आज हर उस लड़की की कलम में जिंदा हैं जो स्कूल जाती है। वे हर उस महिला की आवाज में जिंदा हैं जो अपने हक के लिए सड़क पर उतरती है। सावित्रीबाई फूले को पूजने की जरूरत नहीं है, उन्हें पढ़ने और समझने की जरूरत है। अगर आप वास्तव में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो मंदिर में चढ़ाने वाले पैसे अपने बेटी की पढ़ाई पर खर्च कीजिए। सरस्वती के मिथक से बाहर निकलकर सावित्रीबाई की तर्क शक्ति को अपनाइए, क्योंकि जब तक इस देश का वंचित, शोषित और दलित समाज अपनी कलम नहीं उठाएगा तब तक उसका इतिहास वही लोग लिखेंगे जो उसे गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। जागो, पढ़ो और इस सड़ी गली व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़ दो। यही क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का असली पैगाम था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन आप क्या सोचते हैं सावित्रीबाई फूले को लेकर? क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। माता सावित्रीबाई फूले के इस योगदान पर, उनकी जन्म जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी लोग हैं सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले को लेकर क्या है आपके मन में विचार, कमेंट में जरूर बताएं और उनकी इस आवाज को दूर तक पहुंचाएं ताकि लोग जान सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि माता सावित्रीबाई फूले थी कौन।